आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी डायरेटिक्स, जो कि फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। एंटी डायरेटिक्स को समझने से पहले हम समझते हैं थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में। एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम होता है बेसिप्रेसिन। ओके, और ये हार्मोन यानी कि एंटी डायरेटिक फॉर्म होते हैं किसके अंदर, हाइपोथैलेमस में। वहाँ से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, और जब कभी भी क्या होता है कि हाइपोवॉलीमिया यानी कि वॉल्यूम का लेवल कम होना, हाइपोटेंशन यानी कि बीपी कम होना, या फिर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का बढ़ जाना यानी कि सॉल्यूट यानी कि सोडियम पोटेशियम और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका कंसनट्रेशन बढ़ जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तब इन तीनों कंडीशन में ये अपना एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने के बाद ये हार्मोन वर्क करते हैं किसके ऊपर, नेफ्रॉन में, कलेक्टिन डक्ट के ऊपर। कलेक्टिन डक्ट में क्या करते हैं ये, कलेक्टिन डक्ट की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं किसके लिए, वाटर के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और ब्लड के अंदर वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन का ट्रीटमेंट हो जाता है और हाइपोटेंशन की कंडीशन भी ठीक हो जाती है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है वाटर की वजह से। तो क्या होगा कि हाइपोटेंशन भी ठीक हो जाएगा और प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो पहले ज़्यादा थे अब कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है, यानी कि वाटर का अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ चुका है इन डायरेटिक हार्मोन की वजह से। ओके ओके तो क्या हुआ कि अब पढ़ते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में, एक्चुअली ड्रग्स के बारे में। तो एंटी डायरेटिक्स अपोजिट काम करते हैं किसके, डायरेटिक्स के। डायरेटिक्स क्या करते हैं कि ये यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं डायरेटिक्स, लेकिन एंटी डायरेटिक्स करते क्या है कि ये डिक्रीज कर देते हैं किसके वॉल्यूम को, यूरिन के वॉल्यूम को, इसलिए उनको कहते हैं क्या, एंटी डायरेटिक्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एंटी डायरेटिक्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो एंटी डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं अब। ये ड्रग वर्क करते हैं कहाँ पर, कलेक्टिन डक्ट पर। वहाँ पर क्या करेंगे ये इंक्रीज कर देंगे परमेबिलिटी को कलेक्टिन डक्ट की, जिसकी वजह से क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी कि ट्यूब्यूल्स जरा अपना, और ये क्या कर देंगे, एंटी डायरेटिक्स ड्रग क्या करेंगे, जो कलेक्टिन डक्ट पर काम करेंगे वहाँ पर परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे वाटर के लिए, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और ब्लड के अंदर वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं ड्रग्स के एग्जांपल क्या हैं इसके, एंटी डायरेटिक्स ड्रग के एग्जांपल क्या हैं। डेस्मोप्रेसिन और खुद एंटी डायरेटिक हार्मोन। डेस्मोप्रेसिन क्या है, डेस्मोप्रेसिन एक एनालॉग है किसका, एंटी डायरेटिक हार्मोन का। अब जी एनालॉग क्या होते हैं, एनालॉग होते ऐसे सब्सटेंस या केमिकल होते हैं जो कि केमिकल स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। ओके, एंटी डायरेटिक हार्मोन के। ओके, जैसे कि अगर इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन का, सेम केमिकल स्ट्रक्चर होगा इसी ड्रग का। ठीक है, इसलिए ये एंटी डायरेटिक हार्मोन का एनालॉग है डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का यहाँ पे वो दिया हुआ है डोज 5 to 10 यूनिट्स IM और सबक्यूटेनियस, और डेस्मोप्रेसिन का जो डोज है वो है 100 to 400 माइक्रोग्राम ओरली और 1 to 4 माइक्रोग्राम IV या सबक्यूटेनियस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में। तो इन ड्रग्स को हम दे सकते हैं किसमें, क्रेनियल
यानी कि क्रेनियल का दूसरा नाम है सेंट्रल, और सेंट्रल का भी दूसरा नाम है न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अब क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इन तीनों मतलब क्या होता है? इसमें होता है क्या है कि डिक्रीज हो जाता है सिक्रीशन ऑफ एडीएच, यानी कि एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? क्रेनियल, यानी कि क्रेनियल या सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच का लेवल, एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर वाटर की परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर इजीली विदाउट रीअब्जॉर्प्शन बाहर आ जाता है यूरिन में। ठीक है, तो ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस में। ओके, प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरोसिस यानी कि बेड वेटिंग के ट्रीटमेंट में हम देते हैं इन दवाइयों को। बेड वेटिंग यानी कि नाइट के टाइम पर बेड का वेट हो जाना, यानी कि टॉयलेट कर देना। बच्चे अक्सर टॉयलेट कर देते हैं नाइट के टाइम पर, तो सोते समय, तो हम उस टाइम पर इस बेड वेटिंग के ट्रीटमेंट में हम इन दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं। नॉक्टुरिया एसोसिएटेड विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम, खुद का इम्यून सिस्टम डैमेज करता है मालिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अगर इस कंडीशन की वजह से नॉक्टुरिया हो रहा है तो हम इस कंडीशन में भी इन दोनों ड्रग्स, इन दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी व्यक्ति को हाइपर सेंसिटिविटी है यानी कि एलर्जिक रिएक्शन इन दवाइयों को लेकर के, तो हम इन दवाइयों को नहीं देंगे। इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, अगर रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड है यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर है, एक्यूट किडनी इंजरी है, तो हम अवॉइड करेंगे इन दवाइयों को। ऑनगोइंग ट्रीटमेंट ऑफ डायरेटिक्स, यानी कि किसी व्यक्ति का अगर डायरेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई पेशेंट है वो अगर फ्रूसेमाइड, टॉर्सेमाइड जैसे ड्रग ले रहा है, तो हम इन कंडीशंस में हम इन एंटी डायरेटिक्स को नहीं देंगे। तो क्या होता है कि हमको सावधानी रखनी है प्रेगनेंसी में, एडिमा में, और हाइपरटेंशन में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, फ्लूइड में और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। तो क्या था कि एडिमा तो पहले से पेशेंट को है, यानी कि पहले से स्वेलिंग है पैरों में, हाथ पैरों में इसके, तो क्या, तो हम और वॉल्यूम बढ़ाएंगे कि ब्लड का? नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए हम एंटी डायरेटिक्स को नहीं देंगे। हाइपरटेंशन अगर किसी व्यक्ति को है, यानी कि पहले से ही फ्लूइड बढ़ा हुआ है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, तो हम और फ्लूइड का अक्यूमुलेशन नहीं होने देंगे, इसलिए हम एंटी डायरेटिक को नहीं देंगे। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि थिक और स्टिकी म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है, ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो हम उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। और फ्लूइड अगर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, यानी कि यहाँ अगर हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोकैलीमिया है, तो हम और वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे ब्लड का, तो और कमी हो जाएगी, इसलिए हम अवॉइड करेंगे एंटी डायरेटिक्स को। ठीक है, अब उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? तो मैं एक बात बता दूं आपको, एंटी डायरेटिक कई सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल एक ही फंक्शन बता रहा हूँ, वो है सिर्फ इसका ये वाला फंक्शन जो कि काम कर रहा है किसके ऊपर? नेफ्रॉन के ऊपर। वैसे तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन कई जगहों पर काम करता है, यानी कि ये GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर भी काम करता है। वहाँ पर ये इंक्रीज़ कर देता है कि इसको पेरिस्टल्सिस को, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होने लगते हैं, नॉजिया वोमिटिंग होता है, और ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से होता है कि बैक एक होता है, यानी कि बैक पेन होता है। नेज़ल इरिटेशन और राइनाइटिस, अगर हम इंटरनेजली या नाक के जरिए हम इन दवाइयों को ले रहे हैं तो हमको राइनाइटिस और नेज़ल इरिटेशन देखने को मिलता है। एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन, और एंजाइना में क्या होता है कि ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती हार्ट की मसल्स को, तो उनका पेन होता है हार्ट में, तो उसे कहते हैं एंजाइना।
अगर हम वेसोप्रेशन यानी कि वेसोप्रेशन का एक काम होता है कि ये ब्लड वेसल्स को दबा देता है, यानी कि कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी हार्ट की मसल्स को, तो पेन और होगा हमको। तो हमको पेन वाली कंडीशन में यानी कि हार्ट एंजाइना वाली कंडीशन में नहीं देना है इन ड्रग्स को। तो और ये वेसोप्रेशन एंजाइना भी करा सकते हैं, इसलिए हमको नहीं देना है। फ्लूइड रिटेंशन यानी कि अगर वही सेम चीज़, अगर एडिमा में फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है तो पहले से ही हो रहा है, तो हम एक क्या करेंगे। पहले यहाँ पर एडिमा में क्या है कि रिटेंशन तो बॉडी में है ही है, फ्लूइड का रिटेंशन पहले से ही बॉडी में है, और ये दवाइयाँ क्या करेंगी, फ्लूइड का रिटेंशन और बढ़ा देंगी, क्योंकि ये एंटी डायरेटिक है, यानी कि ब्लड के वॉल्यूम को और बढ़ा देंगी, ब्लड के अंदर वाटर के वॉल्यूम को और बढ़ा देंगी ये दवाइयाँ, यानी कि एंटी डायरेटिक ड्रग और बढ़ा देंगी ये रिटेंशन को, इसलिए हम नहीं देंगे। हाइपोनेट्रीमिया, अगर ब्लड पहले से ही ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल कम है और हम वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कर लेंगे, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड विल इंक्रीज, तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, और सोडियम का लेवल पहले से कम है तो वो और कम हो जाएगा सोडियम का लेवल, तो हाइपोनेट्रीमिया और बढ़ जाएगा। अब हमारी जो मेन फंक्शन है एज अ नर्स, हमको क्या करना है, हमको मॉनिटर करना है पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है, और चेक करना है वाइटल साइन को, बीपी को, क्योंकि बीपी मेजरली इफेक्ट होता है किसमें, इन दवाइयों की वजह से, और ऑब्जर्व करना है हाइपर सेंसिटिविटी को, और मॉनिटर करना है लेबोरेटरी वैल्यूज़ को, यानी कि चेक करना है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कम हुआ या फिर ज़्यादा हो गया, तो हमको मेज़र करना है वो लेबोरेटरी लैब के जरिए। स्टॉप करना है मेडिसिन को अगर हाइपरटेंशन है पहले से ही, अगर पहले से किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो हम नहीं चाहेंगे कि वो हाइपरटेंशन और बढ़ जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि ये दवाइयाँ क्या करती हैं कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती हैं। वाटर का जब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि हाइपरटेंशन और बढ़ जाएगा, इसलिए हमको और नहीं देना है ये दवाइयाँ अगर पहले से ही पेशेंट को हाइपरटेंशन है। तो आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आई हो एंटी डायरेटिक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोटिवेटिंग मी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैं एक नई वीडियो के साथ में।